नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी के दिशा में जो स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा मटेरियल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लिया करें और अपने मित्रों को शेयर कर दिया करें। तो आज हम जो इस श्रृंखला की जो अगली कड़ी लेकर आए हैं वो है भाग 31 और इसमें कुल 24 प्रश्न हैं। ये 24 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या तो उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड दूसरे प्रश्न हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं आज की हमारी जो श्रृंखला है उसके प्रश्न किस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, वुड घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशें। तो देखिए, अगर ये हमें ध्यान रहता है कि वुड ने ये सिफारिशें किया है, तो प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित सिफारिशों में से कौन सी वुड घोषणा पत्र की सिफारिश नहीं है, या कि ऐसा दे दिया जाए, एक सिफारिश दे दिया जाए और उसमें कह दिया जाए कि कौन सी सिफारिश वुड घोषणा पत्र की है। अगर हमें मालूम है तो ये प्रश्न हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है, विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव वुड ने दिया था और उसी के सिफारिश के आधार पर मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय खोले गए थे, ये 3 विश्वविद्यालय। अब क्रमबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है इसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा में कि क्रमबद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में पूछा गया था कि ये किसकी सिफारिश थी। इस प्रकार का उसमें प्रश्न है। अब है प्रश्न, या क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, ऐसा भी क्रमबद्ध विद्यालय नाम भी उसमें दिया गया है। अब हमारा अगला अगला पॉइंट है, जन शिक्षा का विस्तार। ये भी वुड घोषणा पत्र का एक बिंदु था। सहायता अनुदान प्रणाली, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था वुड घोषणा पत्र का। और एक है शिक्षा विभाग की स्थापना। ये 5 महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं वुड घोषणा पत्र की। इसे हमें अपने मेमोरी में रखना होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ। वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ तो कौन कौन से हैं? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। इसमें से ये पूछ सकता है कि वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थों में कौन सा नहीं है, तो 3 को दे देगा और 1 को नहीं देगा। तो वही है, तो ये ध्यान रहे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था जीडीसी परीक्षा में, उक्त 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो वो है मोक्ष को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? ये जो चारों ये चतुष्टय का तात्पर्य कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, तो इन चारों पुरुषार्थों के जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं, इनके प्रतिपादक कौन हैं? तो वो है मनु।
अब है प्रश्न क्रमांक 5, लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के किस पहलू पर जोर दिया था? लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा के किस पहलू पर जोर दिया था? तो वो है गुणवत्ता। जिस गुणवत्ता की आज बात की जा रही है उस गुणवत्ता की बात कर्जन ने 1904 में ही किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस एक पुस्तक का नाम है। ये किसने लिखा था? तो इसका उत्तर है स्किनर ने लिखा था, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और बिहेवियरिज्म किसने लिखा था? ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों पुस्तकें हैं। ये लिखा था वाटसन ने। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के लेखक कौन है? ये हैं वाटसन। अब है प्रश्न हमारा अगला है प्रश्न क्रमांक 8, 16 PF। 16 PF, इस पर क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए इस पर। 16 पर्सनालिटी फैक्टर, ये एक क्वेश्चनायर है, प्रश्नावली है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो वो रेमंड कैटल ने किया था। उन्होंने 16 आयाम बताया था पर्सनालिटी के, व्यक्तित्व के 16 फैक्टर बताया था उन्होंने। तो इस पर प्रश्न, कई तरह के प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, 16 PF क्वेश्चनायर के 16 फैक्टर बताए गए हैं और उनको एक नॉमिनेट किया गया है, उनको नोटिफाई किया गया है, उनको सिंबल में लिखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? ये कभी कभी परीक्षा में पूछा गया था कि कैटल ने कौन कौन से फैक्टर, निम्न में से कौन सा फैक्टर कैटल द्वारा नहीं दिया गया है, परीक्षा में पूछा गया है GDC के एग्जाम में। तो उसमें ABC दिया गया है और P दिया गया है, तो P नहीं है, तो आपको लिखना है P नहीं है। अब देखिए, याद रखने के लिए कैसे याद रखना है, A से लेके O तक आप ध्यान रखेंगे, और Q1 से लेके Q4 तक। बीच में देखिए क्या है, ABCD नहीं है, EFGHIJK नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर JK नहीं है, यहाँ पर D नहीं है और यहाँ पर P नहीं है। 4 चीजें नहीं है यहाँ पर। अब इसको याद कर सकते हैं आप, D, JK और P छोड़ दो, बाकी एक A से लेकर Q4 तक आपको गिनना है। इसको रट लेने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप D छोड़ दीजिए, JK छोड़ दीजिए और P छोड़ दीजिए, और Q1, Q2, Q3, Q4 ये देख लीजिए 16 है ये टोटल। अब A से Q के बीच D, JK, P नहीं है बस। अब Q में क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4। अब है प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 है, सीखने का वह सिद्धांत जिससे बुरी आदतों को दूर किया जाता है। तो बुरी आदतों को दूर करना और अच्छी आदतों को सीखना दोनों ही, ऐसा प्रश्न आता है तो वो पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। प्रश्न क्रमांक 11 है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह कथन किसका है? तो यह है डेकार्टे महोदय का कथन है, और डेकार्टे की संदेह विधि या डेकार्टे का संशयवाद भी हम कह सकते हैं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह डेकार्टे का संशयवाद है, डेकार्टे की संदेह विधि है। अब
प्रश्न क्रमांक 12 पे अब हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते होंगे तो पुनः मैं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपका सब्सक्रिप्शन। दोस्तों अब 12वां क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की योजना सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की योजना स्किनर ने विकसित की थी। स्किनर महोदय ने डेवलप किया था इसको। प्रश्न क्रमांक 13 है, होयट विधि। होयट विधि ये विश्वसनीय किस होयट विधि से ज्ञात किया जाता है? तो क्या ज्ञात किया जाता है? परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है होयट विधि से। प्रश्न क्रमांक 14 है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की परीक्षण पुनः परीक्षण विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? ये भी पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो इससे स्टेबिलिटी ज्ञात की जाती है परीक्षण एवं पुनः परीक्षण विधि से। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कि विश्वसनीयता ज्ञात करने की परीक्षण पुनः परीक्षण विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? तो वो है स्थिरता, स्टेबिलिटी। अब दोस्तों 15वां प्रश्न है, किस निर्देशन में संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है? संवेगात्मक, इमोशनल पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। तो वो है व्यक्तिगत निर्देशन में। व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, किस सेवा को निर्देशन की अनुपूरक सेवा माना जाता है? तो अनुवर्ती सेवा को निर्देशन की अनुपूरक सेवा माना जाता है। प्रश्न क्रमांक है 17, विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला का उपयोग किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है अर्ध विच्छेद विधि, स्प्लिट हाफ विधि के अंतर्गत स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला का उपयोग किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 18, स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला कौन सा है? तो ये देखिए है n इंटू आर, n-1 r+1, n इंटू आर। देखिए जब n यहाँ पर इस स्प्लिट को कितने हाफ में किया गया है, कितने भाग किए गए हैं परीक्षण को, वो जब नहीं दिया है तब की बात कर रहे हैं हम। तब यहाँ पर n दे दिया गया है, n/n-1 r+1। तो ये प्रश्न क्रमांक 18 हुआ। और प्रश्न क्रमांक 19 है, जब परीक्षण को 2 स्प्लिट हाफ करते हैं, जब 2 भागों में प्रश्न पत्र को बांट देते हैं, तब स्पीयरमैन ब्राउन का फार्मूला क्या होगा? तो वो होगा 2r, अब 2 भागों में बांटते हैं पर 2 लिख देंगे, 2r r+1। ये अब प्रश्न क्रमांक 20 है, जब प्रश्नों का कठिनाई स्तर असमान हो, कठिनाई स्तर प्रश्नों का असमान हो, तब कूडर रिचर्डसन का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? कूडर जब कठिनाई स्तर असमान हो तो KR20 हम यूज करते हैं। और अगला प्रश्न यह है इसी से रिलेटेड, जब प्रश्नों का कठिनाई स्तर समान हो, कठिनाई स्तर जब समान हो तब क्या करते हैं? KR21 यूज करते हैं हम। जब प्रश्नों का कठिनाई स्तर समान हो तब हम कूडर रिचर्डसन का यह फार्मूला यूज करते हैं, KR21। ये ध्यान रहे, जब कठिनाई स्तर समान है, सभी प्रश्नों का कठिनाई स्तर समान है, एक समान कठिनाई स्तर है, डिफिकल्टी लेवल, तो KR21। और जब सभी प्रश्न की कठिनाई स्तर असमान हो तो KR20
अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 है प्रश्न क्रमांक 22 है विश्वसनीयता ज्ञात करने की वह विधि जो वाइडली यूज की जाती है, जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, तो वो है समांतर प्रारूप विधि। यह विधि सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में इसको यूज करते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 23 कूडर रिचर्डसन फार्मूला का यूज कब किया जाता है। कूडर रिचर्डसन फार्मूला का यूज कब किया जाता है। कब किया जाता है मतलब कि प्रश्न कैसे होते हैं। डिकोटॉमस प्रश्न जब होते हैं, यानी यस या नो प्रकार के, ट्रू फॉल्स टाइप के, इस तरह के प्रश्न होते हैं जब, तब कूडर रिचर्डसन फार्मूला का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये इस तरह के प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करके आपके समक्ष बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कूडर रिचर्डसन फार्मूला कब यूज किया जाता है, प्रश्नों का प्रकार कैसा हो। तो इस प्रकार अगर प्रश्नों का प्रकार अगर डिकोटॉमस टाइप का है, अर्थात यस नो टाइप का है और ट्रू फॉल्स टाइप का है, तब कूडर रिचर्डसन का यूज करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 और अंतिम प्रश्न है विश्वसनीयता ज्ञात करने का क्रानवैक गुणांक फार्मूला। क्रानवैक गुणांक फार्मूला कब यूज करते हैं, तो जब प्रश्न यस नो टाइप हो या 5 पॉइंट स्केल या 7 पॉइंट स्केल वाले हों, तो क्रानवैक गुणांक फार्मूला यदि यस नो टाइप है तो भी यूज कर सकते हैं हम, और 5 पॉइंट स्केल पर है तो भी हम यूज कर सकते हैं, 7 पॉइंट स्केल वाले हैं तो भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न 24 प्रश्न थे। बहुत अच्छे प्रश्न हमने सेलेक्ट किए थे। निश्चित है कि आपको ये प्रश्न आपकी सफलता में कामयाबी दिलाएगा। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी ये 24 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। और पुनः दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारे ये वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसी के पास बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभी तक सुनने के लिए।